हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि आज मैं जूरिस्प्रूडेंस का एक सेशन लेके आ रहा हूं, जो कि वन लाइनर फैक्ट होगा और जो आपके यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, मैंने काफ़ी बुक्स में सर्च किए हैं, लेकिन किसी भी बुक में कायदे का मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक बुक हमको मिला, उसमें से हमें मटेरियल मिल गया और वो सभी मटेरियल मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के, नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के और एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो भी वन लाइनर फैक्ट है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के लॉ विथ रोनी चैनल सर्च कर लेंगे, वहां पे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे इसका पीडीएफ आपको दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये जूरिस्प्रूडेंस मीन्स की विधि शास्त्र है, सारांश मीन्स की एक एक लाइन फॉर्म में है, वन लाइनर फॉर्म में है। सभी जितने भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा सब वन लाइनर फॉर्म में है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए रेलिवेंट होगा। और जो है ये प्राकृतिक विधि से मीन्स की नेचुरल स्कूल से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, क्या विधि शास्त्र विज्ञान है? जी हाँ, विधि शास्त्र जो होता है वो एक विज्ञान है। ठीक। सेकंड, विधि शास्त्र के इतिहास में स्वर्णिम समय काल किसको माना जाता था? जो रोमन का काल आया था, जिसको रिनेसां पीरियड कहा जाता था, उसी को वो स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं, केवल रोमन नागरिकों के लिए कौन सी विधि थी? तो यहाँ पे सिर्फ रोमन नागरिकों के लिए सिविल विधि का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से वन लाइनर फैक्ट हमसे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है और हमको उस समय थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस होता है कि क्या वो रोमन काल था कि वो कौन सा काल था। तो इसके लिए मैं वन लाइनर हमारा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ऐतिहासिक पद्धति का जन्म किस राष्ट्र में हुआ था? तो दोस्तों, जो ऐतिहासिक पद्धति का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। यथार्थवादी शाखा के प्रमुख समर्थक थे जोरेम फ्रेंक थे। यथार्थवादी मीन्स की रियलिस्टिक स्कूल की बात कर रहा है, इसके जो प्रमुख समर्थक थे, समर्थक की बात कर रहा है, तो समर्थक यहाँ पे जोरेम फ्रेंक थे। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का कानून एक साधन है। यह कथन किसका है? यह कथन लेवलिन महोदय जी के द्वारा कहा गया है। कानून का प्रतिपादक और परिपालन करना न्यायाधीश का कार्य है। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रे महोदय के द्वारा यह बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्लेषणात्मक विचारधारा के जनक कौन है? जो विश्लेषणात्मक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑस्टिन महोदय ही विश्लेषणात्मक विचारधारा के जनक माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये समाजवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है, ये अगस्ट काम्टे महोदय के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, विधि शास्त्र में यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? जो जूरिस्प्रूडेंस होता है, इसमें यथार्थवाद मीन्स रियलिस्टिक से क्या तात्पर्य होता है? तो इसमें विधि के बारे में और धर्म में एक आंदोलन के बारे में यहाँ पे हमको पता चलता है कि हाँ, रियलिस्टिक थ्योरी किसको कहा जाता है? रियलिस्टिक थ्योरी वो लॉ होता है जिसमें जज मेड लॉ होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विधि के प्रेरक स्रोत हैं। अब विधि के कौन कौन से प्रेरक स्रोत हैं? विधि के प्रेरक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो आबद्धकर तो नहीं, किसी के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होते, किंतु विधि में निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? विधि के प्रेरक स्रोत। जो प्रेरक स्रोत होते हैं लॉ में, वो विधि तो नहीं होते, लेकिन विधि जब हम फॉर्म करते हैं, जब विधि बनाते हैं, तो उसमें वो हमारा हेल्प करते हैं। जैसे नैतिकता तथा साम्य का सिद्धांत, जैसे हम लोग नेचुरल जस्टिस ले लेते हैं, तो जब हम कोई भी लॉ पास करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हाँ, क्या इसमें नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि नहीं, ऊबी जस्ट ईबी रिमीडियम का सिद्धांत यहाँ पे है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को देख करके हम कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशंस पास करते हैं। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। देखिए दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था, पीसीएस जे में नहीं पूछा गया था, पीसीएस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, तो दोस्तों ये लर्न करके रखिएगा, ये लास्की जी के द्वारा बात कही गई थी। नेक्स्ट देखिए, विधि शास्त्र प्रतिष्ठित विधि का दर्शन है। ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, ये भी 2001 में आया था। आप मिलाते जाइए कि कहां कहां किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, ये बात और सीके एलन जी के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखिए, विधि शास्त्र विधिवेताओं की बाह्यदर्शिता है। विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता का स्वर्ग है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन है। ये बात तो दोस्तों किसने कहा है? ये जूलियस स्टोन जी के द्वारा कहा गया। अब देखिए, यूपी पीसीएस जे 2003 में भी ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, यहाँ पे दे रहा है, ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को सामान्य विधिशास्त्र एवं विशिष्ट विधिशास्त्र में विभाजित किया है। किसने विभाजित किया? तो ये ऑस्टिन के द्वारा विभाजित किया गया। सामान्य विधिशास्त्र और विशिष्ट विधिशास्त्र के दो रूपों में इन्होंने विभाजित किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, विधि के तुलनात्मक अध्ययन को सर हेनरी मेन द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये सर हेनरी मेन जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विधि शास्त्र विधि का ज्ञान व दार्शनिक पक्ष है। ये बात सिसिरो महोदय के द्वारा कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट,
विधि शास्त्र रचनात्मक विधि की रीतिबद्ध औपचारिक विचारधारा है। ये भी बात हॉलैंड महोदय के द्वारा कहा गया। विधि शास्त्र के नियमों की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। जो विधि शास्त्र होता है उसको एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग देखते हैं, और ये बात किसने कहा है? ये महोदय हार्ट जी के द्वारा कहा गया। दोस्तों ये वन लाइनर फैक्ट है, आप इसी तरह से आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन के दिन बहुत आपको हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि किसी में 15-15 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, किसी में 18-18 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो जूरिस्प्रूडेंस का दोस्तों अपना एक वेटेज है, आप इसको छोड़िए नहीं। कार्ल मार्क्स ने विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रतिस्थापित किया। किसने किया? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात हम करते हैं, सामंड के अनुसार विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र की तीन विभिन्न भाग हैं। इसको 3 विभिन्न भागों में सामंड महोदय के द्वारा विभाजित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया है। विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में। किसने विभाजित किया? स्टेमलर महोदय के द्वारा ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, विधि के विचार और विधि की संकल्पना में। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट, विधि उन सिद्धांतों का समुच्चय है, मीन्स कि उन सिद्धांतों का वो सेट है, या उन नियमों का समूह है जिनमें राज्य न्याय प्रशासन में मान्यता देता है और उन्हें उपयोजित कॉन्सिस्ट करता है। ठीक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे जब रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमको फंसाने का वहां पे पूरा प्रयास किया जाता है कि हम लोग को लॉ के स्टूडेंट को कैसे फंसाया जाए, कौन सा रीजन यहाँ पे दिया जाए कि जो गलत है, कौन सा असर्शन दिया जाएगा जो कि यहाँ पे सही है चाहे गलत है। वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल है। ये दोस्तों ये बार बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। अब प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, उसमें पूछा गया, ये बात जूलियस सिस्टोन के द्वारा कहा गया है, क्योंकि हम पीसीएसजे का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसमें वकीलों से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछेगा। देखिए विधि शास्त्र मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है, ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखिए, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान निश्चयात्मक विधि से संबंधित है। ये किसके द्वारा पूछा गया है? ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखिए, बेंथम ने विधि शास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया। किसके द्वारा किया गया है? बेंथम महोदय के द्वारा इस प्रकार का किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विधि से अभिप्राय है राज्य का संपूर्ण विधि विधान। कल हम पेपर दे रहे थे, एक प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे, उसी प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि से अभिप्राय क्या होता है, तो मीन्स राज्य का संपूर्ण विधि विधान से ये रिलेटेड होता है। ये यूपीजे में पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक विधि का इतिहास। दोस्तों मैं पेपर वही जे का ही मैं देख रहा था, यूपीजे 2012 का, उसी जे के पेपर में ये पूछा गया। आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने जे का कराया 2012 का, उसमें ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक विधि का इतिहास वस्तुतः मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा उसमें उसकी सफलता की कहानी मात्र है। ये बात फ्रीडमैन जी के द्वारा कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि की वैधता का सिद्धांत बहुत कुछ आधारित है। किस पे आधारित है? प्राकृतिक विधि सिद्धांत पर। ये क्या है? आधारित है। ग्रंथ लीगल थ्योरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे फ्रीडमैन जी महोदय हैं, वही ग्रंथ उसके लेखक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, प्राकृतिक विधि सिद्धांत की धारणा का उदय सर्वप्रथम हुआ, तो ये प्राचीन यूनान में इसकी धारणा का उदय हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ ऐसे अलिखित कानून भी हैं जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। ये सोफोक्लीज महोदय के द्वारा ये बातें कही गई। नेक्स्ट देखिए, यूनान में स्टोइक विचारधारा ने जोड़ पकड़ा था। किसके बाद पकड़ा था? तो ये अरस्तु के जाने के बाद यूनान में स्टोइक विचारधारा ने जोड़ पकड़ लिया था। स्टोइक विचारधारा क्या था? स्टोइक भी एक जूरिस्ट थे, उनकी विचारधारा ने जोड़ पकड़ा था। किसके बाद? अरस्तु के बाद। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लर्न करिए। ईश्वरीय नियम को कहा जाता है दैवी एवं प्राकृतिक विधि। जो ईश्वरीय नियम होता है उसको दैवी या प्राकृतिक विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विचारधारा की प्रकृति नियम भी सामाजिक अवस्था में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। यह बात डेल वेकीहो जी के द्वारा कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विधि सर्वाधिक प्रभावित हुई पुनर्जागरण काल में, मीन्स कि जो रिनेसां पीरियड आया था उसी रिनेसां पीरियड में इसका ज़्यादा उद्भव हुआ था। स्टोइक विचारधारा के अग्रगण अनुयायी थे। कौन थे? तो सुकरात महोदय यहाँ पे थे। देखिए, सुकरात के अनुसार न्याय के प्रकार थे। कितने प्रकार के थे? प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय थे। किसके प्रकार? सुकरात के अनुसार ये दोनों प्रकार को बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, मनुष्य के दोहरे स्वभाव के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है दोस्तों, ये अरस्तु महोदय को जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विधि को एक नया रूप दिया जाता है रोमन काल में। जो प्राकृतिक विधि है उसको नया रूप दिया गया रोमन काल में। आप इसको याद करके रखेंगे कि हाँ ये रोमन काल में कहा गया, इसलिए रोमन काल में कहा गया क्योंकि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट भी है वो हमने रोमन से उठाया है।
दास प्रथा का समर्थन करने वाली विधि प्रणाली कौन है? रोमन विधि प्रणाली। ये दास प्रथा का समर्थन करने वाली विधि प्रणाली है रोमन प्रणाली। रोमन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की विधियां, नागरिक विधि तथा सार्वजनिक विधि लागू करने वाली कौन सी विधि प्रणाली है? तो रोमन है। यहाँ पे एक सिविल विधि है, मीन्स की एक वहां के नागरिकों के लिए विधि है और दूसरे जगहों के लिए अलग विधि यहाँ पे लागू किया गया था। रोमन में ही किया गया था। रोमन प्रणाली में नैतिक विधि लागू की गई थी। नैतिक विधि भी रोमन प्रणालियों में लागू की गई थी। किसके लिए लागू की गई थी? रोम वासियों तथा विदेशियों के प्रति समान रूप से। ये दोनों जो नियम लागू किया गया था, ये दोनों लोगों के लिए समान रूप से लागू किया गया था। यूरोपीय इतिहास में 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्यकाल को माना जाता है मध्य युग। 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य युग को, उसकी युग को मध्य युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए, चर्च का सर्वश्रेष्ठ निरूपित करते हुए राज्य सरकार दासता और संपत्ति की बुरी इच्छाओं का प्रतीक मानती है। किसको मानती है? ये अंध युग को मानती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चर्च की श्रेष्ठता को समाप्त करने का प्रयास किया गया मध्ययुगीन विचारकों द्वारा। मीन्स की जो चर्च का श्रेष्ठता था, उस समय चर्च को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। माना जाता था कि कहीं अगर कुछ होता है तो उसमें कौन भाग लेंगे, तो उसमें जो भाग लेने वाले थे उसमें चर्च को ज़्यादा वेटेज दिया जाता था। जो उसमें पादरी होते थे, जो उसमें फादर होते थे, उनको ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाने लगा था। उसीलिए इसको समाप्त करने की बात की जा रही थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक जनता द्वारा चुना जाता है, अतः जनता को यह पूर्ण अधिकार है कि वह ऐसे शासक हटा दे जो जनता का विश्वास संपादित न करे। ये बात थॉमस एक्विनास महोदय के द्वारा कहा गया है। अब थॉमस एक्विनास महोदय किस काल के हैं? तो ये मध्य युग से रिलेटेड है। जो थॉमस एक्विनास महोदय हैं ये मध्य काल से रिलेटेड हैं। ठीक, ये बात आप लर्न करके रखिएगा क्योंकि थॉमस एक्विनास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिश्रित राज्य की कल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये अरस्तू के द्वारा किया गया था। जो मिश्रित की बात की जा रही है ये अरस्तू के द्वारा किया जा रहा है और इसलिए मैं इनके नामों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनके नाम पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ये जो अरस्तू महोदय हैं ये स्टोइक विचारधारा में, अभी आप लोगों ने स्टोइक विचारधारा पढ़ा है ना, उसी स्टोइक विचारधारा में ये शामिल है। कौन? अरस्तू महोदय। ठीक ना, अरस्तू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अरस्तू द्वारा बताए गए मनुष्यों के दोहरे स्वभाव के इस सिद्धांत ने ही प्राकृतिक विधि संबंधी स्टोइक विचारधारा को नई दिशा प्रदान की। विधि को नैतिक आदेश के समान माना गया है। ठीक, ये स्टोइक विचारधारा में ये फॉल करते हैं। कौन? अरस्तू महोदय। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव के किसी अधिकारी तथा संपत्ति आदि का समर्थक था। कौन था? थॉमस एक्विनास जी। तो ये थॉमस एक्विनास जी इसमें फॉल करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विधि को देवी विधि से अलग करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा किया गया? थॉमस एक्विनास के द्वारा किया गया। जो प्राकृतिक विधि था उसमें देवी विधि था, उसमें देवी विधि को घुसा दिया जाता था, तो इन दोनों को ही अलग करने का प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया, थॉमस एक्विनास के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जितना ऑनलाइन बन सकता है उतना मैंने लाया है और जो भी होगा, जो हमारे पास मिलेगा नेक्स्ट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जरूर लेके आऊँगा दोस्तों। दोहरी सार्वभौमिक सत्ता का प्रतिपादन किया गया, एक्विनास के द्वारा किया गया। पुनर्जागरण का काल प्रारंभ होता है 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। जो रिनेसां पीरियड होता है, जो जिसको हम लोग रिनेसां पीरियड के नाम से जानते हैं, वो 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रणेता माना जाता है ह्यूगो ग्रोसियस को। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रणेता किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है। ये आप ध्यान में रखिए। ह्यूगो ग्रोसियस का मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ, 1583 से, मीन्स कि 1583 से लेकर के 1645 तक इनका कार्य रहा है। मीन्स कि ये इसी काल में ये फॉल कर रहे थे। और ये किससे रिलेटेड थे? मॉडर्न पीरियड ऑफ रेनेसां मूवमेंट से ये रिलेटेड थे। कौन? ये ह्यूगो ग्रोसियस महोदय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य और जनता के परस्पर बढ़ते हुए विरोध को समाप्त करने का प्रयास सामाजिक संविदा द्वारा किया गया। मीन्स कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इसको किया गया है। समाज संविदा का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? प्लेटो के रिपब्लिका ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक संविदा को ऐतिहासिक तथ्य माना है। किसने माना है दोस्तों? ये तो ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा ही माना गया है। कांट ने सामाजिक संविदा को माना है, तर्क का आधार इसको माना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अपनी राजनीतिक विचारधारा का आधार सामाजिक संविदा के सिद्धांत को बनाया। किसने बनाया है? थॉमस हॉल्स ने इसको बनाया है। चर्च को राज्य के अधीन माना है
हॉल्स ने माना है। चर्च को राज्य के अधीन माना है, मीन्स कि पहले चर्च बड़ा हुआ करता था, पहले जो फादर हुआ करते थे वो बड़ा होते, वो डिसीजन लिया करते थे। लेकिन जब हॉल्स महोदय आए तो इसमें इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा राज्य बड़ा होगा। राज्य का मतलब कि हमारा कंट्री बड़ा होगा, हमारा स्टेट बड़ा होगा, चर्च नहीं बड़ा होगा। इसमें दोनों लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, राज्य के बीच में और चर्च के बीच में। तो इससे आपको रिलेट करके रखेंगे कि हॉल्स महोदय के द्वारा ये बात बताई गई थी। प्राकृतिक विधि के बजाय नागरिक विधि का श्रेष्ठ माना जाता है, थॉमस हॉल्स ने कहा। यह बात किसको माना गया? ये थॉमस हॉल्स ने कहा। देवी विधि से हॉल्स का मतलब धर्म ग्रंथों में उल्लिखित विधि से है, मीन्स कि जो धर्म ग्रंथों में जो विधि लिखा गया था उसी से इनका रिलेशन है। हॉल्स के सामाजिक संविदा के सिद्धांत के प्रखर आलोचक हैं। कौन है? ये तो जॉन लॉक महोदय ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक विधि को राज्य द्वारा निर्मित विधि से श्रेष्ठ माना, किसने माना? जॉन लॉक के द्वारा इसको श्रेष्ठ माना गया। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, शासक को मनुष्य के अधिकारों के न्यासी के रूप में माना जाता है। जॉन लॉक ने, इसको किसने माना है? जॉन लॉक के द्वारा माना गया। निम्न से सामाजिक समेकता के अपने सिद्धांत के दोहरे संविदा की कल्पना की है। किसने की है? जॉन लॉक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, राज्य की संप्रभुता सामूहिक रूप से जनता में निहित होती है। यह बात किसके द्वारा कहा गया? ये रूसो के द्वारा बात कहा गया। फ्रांस की क्रांति को स्फूर्ति प्रदान की है किसके? रूस ने। रूस के जन प्रभुता के सिद्धांतों ने, मीन्स कि जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें लुइस की बात की जाती है, लुइस 16 आते हैं, लुइस 15 आते हैं, लुइस 16 आते हैं, तो इसमें किसने प्रभावित किया? तो रूसो के जन प्रभुता के सिद्धांत ने यहाँ पे प्रभावित किया। अब फ्रांस की क्रांति से इसको लर्न करके रखेंगे। हीगल ने अपने विचारों का आधार बिंदु बनाया, किसको बनाया? रूस के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को, रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत निरंकुश शासक का विरोध करने के लिए सामाजिक संविदा का सहारा लिया। किसने लिया? रूसो ने लिया। तर्क पर आधारित प्राकृतिक विधि सिद्धांत को पूर्ण नष्ट कर दिया डेविड ह्यूम ने। ये डेविड ह्यूम के द्वारा इसको पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब आप एग्जामिनेशन में देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से फैक्ट आपको दिए जाएंगे, और आप फैक्ट को जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आप कंफर्म होकर के लगा नहीं सकते अपने आंसर को। मानव की तर्क बुद्धि उसकी भावना और लालसाओं का गुलाम है। ये किसने कहा है? ये डेविड ह्यूम महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विधि की अवंती का कालखंड माना जाता है 19वीं शताब्दी को। अवंती का कालखंड 19वीं शताब्दी को माना जाता है। किसके? प्राकृतिक विधि के। प्राकृतिक विधि का कड़ा विरोध हुआ। कब हुआ? स्वच्छंददाता, उपयोगितावाद, प्रत्यक्ष विज्ञानवाद के कारण, इसी सभी के कारण प्राकृतिक विधि का इस प्रकार से यहाँ पे विरोध हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विधि सिद्धांतों का पुनरुद्धार काल माना जाता है। 20वीं शताब्दी को इसका पुनरुद्धार काल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विधि की नई और परिवर्तित संकल्पना को कहा गया है परिवर्तनीय तत्वयुक्त प्राकृतिक विधि, इसको कहा गया। नई प्राकृतिक विधि का उद्देश्य है, जो नया प्राकृतिक विधि है उसका उद्देश्य दोस्तों ये है, निरपेक्ष न्याय के निकट पहुंचाना, इसका इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विधि के पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया? विको, गेनी लीफर, फूलर, स्टेमलर, मिलर, कोहलर आदि, वेल्डेकिहो के द्वारा, गेनी के द्वारा, फूलर के द्वारा, स्टेमलर के द्वारा, कोहलर आदि के द्वारा प्राकृतिक विधि के पुनरुद्धार का कार्य किया गया। तो देखिए इन दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पे जूरिस्ट हैं इन सभी का नाम आपको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक विधि निश्चित रूप से मानव की संकल्प शक्ति। ये बात किसने कहा है? ये बात स्टेमलर ने कहा है। देखिए यहाँ पे स्टेमलर महोदय पहले से मौजूद है। तो ये प्राकृतिक विचारधारा के ये लोग हैं, डेलवेकियो हैं, गेनी लीफर हैं, फूलर हैं, स्टेमलर हैं, मिलर हैं, कोहलर हैं। ये इसमें और भी लोग शामिल होंगे, बस इतना ही लिस्ट नहीं है, इसमें इनकी लिस्ट और बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राकृतिक विधि का विचार को एक करने की विशिष्ट पद्धति निरूपित किया, फूलर के द्वारा किया गया है। एनाटॉमी ऑफ लॉ के लेखक कौन है? तो ये फूलर महोदय हैं। कोई भी विधि शाश्वत नहीं होती है, ये बात कोहलर के द्वारा कहा गया है, कोहलर महोदय के द्वारा। प्राकृतिक विधि सिद्धांतों का सार्वभौमिक प्रभाव पड़ता है अमेरिकी विधि प्रणाली पर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारतीय विधि प्रणाली में अधिक महत्व दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्राकृतिक विधि को अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, छुआछूत निरोध कानून 1955, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम आदि बनाए गए हैं प्राकृतिक विधि सिद्धांत के अनुक्रम में। इसलिए प्राकृतिक विधि सिद्धांत के, क्योंकि नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है, नेचुरल जस्टिस का किसी प्रकार से वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर दोस्तों बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक विचारधारा, नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल स्कूल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ।
देखिए, अंध युग में नैसर्गिक विधि को एक नया निर्वचन दिया गया। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो ये संत अगस्टाइन के द्वारा दिया गया। जब नैसर्गिक विधि की बात आ रही है और नया उसमें निर्वचन दिया गया तो संत अगस्टाइन मीन्स कि ये संत आदमी है, संत के द्वारा इस प्रकार का नया निर्वचन दिया गया। जिस भी प्रकार से आपको लर्न हो सकता है आप लर्न कर लीजिए। विधि शास्त्र के नैसर्गिक विधि सिद्धांत का अनुसमर्थन नहीं हुआ, नहीं है, ये हुकर के द्वारा कहा गया है। विधि सिद्धांतों को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु नैसर्गिक विधि, अब नैसर्गिक विधि अब आगे क्या कह रहा है? नैसर्गिक विधि नाम दिया है। अब ये नैसर्गिक विधि मीन्स नेचुरल नाम किसने दिया है? आर स्टेमलर के द्वारा ये नाम प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, ये पेपर का क्वेश्चन का वेटेज कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। ये राजस्थान में भी पूछा है, यूपी लोअर में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन का आप वेटेज देख सकते हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कार्य, ये रॉल्स महोदय का लिखा हुआ है। जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कार्य है ये रॉल्स का लिखा हुआ है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस ये स्टेमलर का दोस्तों लिखा हुआ है। ये राजस्थान पीसीएस में भी पूछा गया था। निम्न प्राकृतिक विधिक विचार से संबंधित है। अब कौन किससे से संबंधित है उसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे देखिए, निम्न प्राकृतिक विधिक विचार किससे से संबंधित है? तो यहाँ पे साम्य प्रकृति का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत, युक्तियुक्तिता का सिद्धांत के बारे में, जबकि परिस्थिति प्रतिभूति का सिद्धांत प्राकृतिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ये बात लिख दिया गया कि ये इससे संबंधित नहीं है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, रूसो एक्विनास तथा स्टोइक प्राकृतिक विधि से संबंधित है, केल्सन विश्लेषणात्मक विधि से संबंधित है। अब यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है कि कौन किस विचारधारा से संबंधित है। जब हम किसी के विचारधारा के बारे में पढ़े रहेंगे, जब जानते रहेंगे, तभी तो हम एग्जामिनेशन में इस प्रेशर को झेल पाएंगे, वरना प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, रूसो एक्विनास स्टोइक प्राकृतिक विधि से संबंधित है और केल्सन महोदय जो है वो विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र से संबंधित है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ने 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के नव जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कब दिया था? ये द्वितीय विश्व युद्ध, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय की ये बात कर रहा है। हेराक्लिटस द्वारा नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी। अब नैसर्गिक विधि की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी दोस्तों? तो ये हेराक्लिटस महोदय के द्वारा रखी गई थी। जर्मी बेंथम नैसर्गिक विधि विचारधारा के विरोधी थे। कौन? जर्मी बेंथम जो थे वो नेचुरल जस्टिस के विरोधी माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ग्रीक विचारधारा में सर्वप्रथम नैसर्गिक विधि का विचार आलोचक प्रकट हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो ग्रीक विचारधारा के द्वारा इसका आलोचक बना गया। देखिए, प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उनकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है। ये बात किसके द्वारा बताया गया? ये हॉब्स महोदय के द्वारा बताया गया। सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो दोस्तों ये कांट महोदय के द्वारा किया गया। सुकरात प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है, तो ये सुकरात महोदय संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था संत अगस्टाइन द्वारा। जब धार्मिक चरित्र की बात आती है तो संत ही धर्म की बात करते हैं, तो संत अगस्टाइन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। प्राकृतिक विधि के शाखा से मानवाधिकार की संकल्पना को जन्म दिया। किसको दिया? मानवाधिकार की संकल्पना को जन्म दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक विधि से संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये स्टोइक थे, स्टोइक महोदय को ही माना जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अब ऐतिहासिक शाखा को हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, मीन्स की हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को हम यहाँ पे डील करने वाले। देखिए, ऐतिहासिक विधि का उदय कब हुआ था? 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ऐतिहासिक शाखा का जन्म हुआ था। देखिए, सर्वप्रथम विधि के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया, एडमंड वर्क के द्वारा इसका दृष्टिकोण अपनाया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे प्रयास किया था। विधि में ऐतिहासिक पद्धति का प्रादुर्भाव प्राकृतिक विधि के द्वारा हुआ। सिद्धांत के बढ़ते महत्व की प्रतिक्रिया के स्वरूप में किया गया था। ऐतिहासिक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले विधिशास्त्री कौन थे? जो ऐतिहासिक विचारधारा है इसको आगे बढ़ाने वाले विधिशास्त्री कौन थे? एडमंड वर्क तथा ह्यूगो और मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इसको बढ़ाया गया। किसको? प्राकृतिक विचारधारा को। देखिए, परंपरा पर आधारित विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन किसने किया है? तो ऐतिहासिक का समर्थन दोस्तों सैविग्नी महोदय के द्वारा किया गया है। विधि का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हुए सैविग्नी को प्रेरणा देने वाले कौन थे? एडमंड वर्ग और ह्यूगो महोदय जो सबसे ऊपर थे। इन्होंने ही किसको प्रेरणा दिया है? सैविग्नी महोदय को इन दोनों लोगों के मिल के द्वारा प्रेरणा दिया गया है। समुदाय विशेष की भाषा तथा आचार की भांति विधि अपना स्वरूप स्वयं ग्रहण करती है। ये ह्यूगो ग्रोसियस और सैविग्नी महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, सैविग्नी के सिद्धांत का सारांश, विधि उन
उन जन जीवन की सामान्य लोक चेतना है। लोक चेतना की बात कौन कर रहा है दोस्तों? तो जन जीवन और सामान्य लोक चेतना की बात सैविगनी महोदय के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में फंसाने का काम किया जाएगा कि किसके द्वारा ये बात कही जा रही है। अब नेक्स्ट देखिए, विधि का विकास शारीरिक विकास की भांति जैविक विकास पर आधारित रहती है। ये भी बात सैविगनी के महोदय के द्वारा कहा गया है। विधि, अब देखिए सैविगनी के द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई है। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विधि का स्वरूप अस्थायी नहीं होता, यह जन सामान्य जन भावना के अनुरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है। यह भी सैविगनी के द्वारा किया गया। दोस्तों रीजन और असर्शन में देकर के ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और फंसाने का प्रयास करता है। विधि के संबंध में जनता की धारणाओं का प्रतिनिधित्व वकील वर्ग द्वारा किया जाता है। ये भी बात सैविगनी के द्वारा किया जाता है। विधायन को रूढ़िगत रीति रिवाजों की तुलना में निम्न माना है। किसने माना है? तो दोस्तों सैविगनी ने माना है। जो भी उचित है वह वास्तविक है, जो वास्तविक है वह उचित है। ये दोस्तों ये बात ये हीगल महोदय के द्वारा कहा जाता है। फिर उसके बाद से कांट ने विधिक दर्शन को आगे बढ़ाया। हीगल के द्वारा इसने कांट के विधिक दर्शन को हीगल ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हीगल समर्थक थे जर्मन दार्शनिक विचारधारा के। जो हीगल महोदय थे वो समर्थक थे किसके? दार्शनिक विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट देखिए, विधि सदैव सापेक्ष होती है तथा उन पर उस सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे वह विकसित हुई है। ये बात कोहलर महोदय के द्वारा कही गई है। हीगल तथा हेनरी मेन की विधि संबंधी धारणाओं को नई दिशा दिखलाया गया। किसके द्वारा दिखलाया गया? तो दोस्तों ये कोहलर महोदय के द्वारा दिखलाया गया। कोहलर की विचारधारा आगे चलकर रूप ग्रहण कर लेती है सामाजिक यांत्रिकी का, मीन्स की सोशल इंजीनियरिंग का ये रूप ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, साम्यानुभावनिक पद्धति के प्रमुख समर्थन कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय यहाँ पे माने जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज के तीन मूलभूत नियम हैं। बल की शाश्वतता, पदार्थ की अनश्यता एवं गति की निरंतरता। ये तीन चीज़ों के बारे में कौन बताते हैं? ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के द्वारा ये बात बताई गई थी। इंग्लिश विधि के ऐतिहासिक विकास का उल्लेखनीय नाम है। क्या नाम है? सर हेनरी मेन इसका नाम है। सर हेनरी मेन के द्वारा इसका किया गया। हेनरी मेन अच्छे ज्ञाता थे इंग्लिश, रोमन तथा हिंदी विधि के। जो हेनरी मेन महोदय थे वो किसके ज्ञाता थे? इंग्लिश के, रोमन के तथा हिंदी विधि के वो बहुत अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। विभिन्न देशों की विधिक प्रणालियों की तुलना अध्ययन करके निष्कर्षण निकाला। किसने निकाला है? हेनरी मेन के द्वारा इसका निष्कर्षण निकाला गया। मेन ने प्रथा को माना है, विधि के समान माना है। जो भी प्रथा होती है उसको विधि के समान उन्होंने माना है, जो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 13 में भी हम लोग पढ़ते हैं। स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तथा वे कुटुंब के मुखिया के पूर्णतः अधीन है। ये बात मेन के द्वारा कहा जा रहा है। मेन ने प्रशंसा की है मनु संहिता की। अब किसकी प्रशंसा की है? तो जो मनु संहिता है, मनु संहिता की प्रशंसा की है। किसके द्वारा? मेन के द्वारा की गई। मानव संगठन की अपनी विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाया है। किसने बनाया है? गियर के महोदय ने बनाया है। गियर के प्रतिनिधि माने जाते हैं ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय विचारधारा, दोनों विचारधारा के। गियर के को समाजशास्त्रीय विचारधारा की श्रेणी में रखा गया। जो गियर के महोदय हैं इनको समाजशास्त्रीय विचारधारा की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब देखिए जातिवादी विधि का उद्भव हुआ। जो जातिवादी विधि है इसका उद्भव हुआ हिटलर कालीन जर्मन में। जब हिटलर का काल चल रहा था उस समय इनका उदय हुआ था। जातिवादी विचारों ने सहारा दिया। किसको सहारा दिया? हीगल तथा ड्यूगिट के विचारों को। जो जातिवादी विचारधारा की बात आ रही है तो इसने किसको सहारा दिया? हीगल तथा ड्यूगिट के विचारों को इन्होंने सहारा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों ये पोलक महोदय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। विधि के तुलनात्मक पद्धति को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ऐतिहासिक विचारधारा के विचारकों को समाजशास्त्रीय शाखा में इस प्रकार जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विचारधारा के जन्मदाता है कौन? इहरिंग महोदय सामाजिक विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। समाजशास्त्रीय विचारधारा की बीजारोपण हुआ था जर्मी बेंथम के विचार शैली से यहाँ पे उनका उदय हुआ था। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्रीय शाखा का उपनाम क्या है? क्रियाशील विधि इसका नाम है। समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक बेंथम, कांट, इहरिंग, ड्यूगिट, इहरलिच, रास्कोपाउंड आदि लोग यहाँ पे माने जाते हैं। किसके? समाजशास्त्रीय विचारधारा के ये लोग सदस्य हैं। समाजशास्त्रीय विचारधारा में ये डील करने वाले लोग हैं। इस तरह से आप समझिए कि एक विचारधारा के ये लोग हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इनका नाम समाजशास्त्रीय विचारधारा से मीन्स समाज से रिलेटेड जितने भी विचारधारा हैं उसे डील करने वाले कौन कौन है? बेंथम महोदय हैं, कांट हैं, इहरिंग है, ड्यूगिट है, इहरलिच है, रास्कोपाउंड है और आदि इसमें और भी लोग हैं जो कि जिनका नाम नहीं लिखा गया है। रास्कोपाउंड ने समाजशास्त्रीय विचारधारा को कहा है सामाजिक यांत्रिकी, मीन्स की सोशल इंजीनियरिंग का नाम इन्होंने दिया है।
किसने दिया है? तो ये रास्को पाउंड जी के द्वारा नाम दिया गया। सामाजिक समाजशास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत मुख्य जोर पकड़ा है विधि के क्रियात्मक स्वरूप की विवेचना पर इसने जोर पकड़ा है। समाजशास्त्रीय विधि के उद्भव का कारण विधि के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण का अपनाया जाना इसको माना गया। समाजशास्त्रीय विचारधारा ने सबसे अधिक जोर पकड़ा, सामाजिक पहलू पर इसने सबसे अधिक जोर पकड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, विज्ञान के रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन को परिभाषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों ये अगस्ट कामटे महोदय थे। कामटे की विचारधारा का नाम वैज्ञानिक प्रमाणवाद है। कामटे का वैज्ञानिक प्रमाणवाद आधारित है, अनुभववादी पद्धति पर इनका विचार जो है वो स्थित है। वर्तमान समाजशास्त्रीय विधि के प्रणेता रुडोल्फ वान इहरिंग माने जाते हैं। जो समाजशास्त्रीय विधि के प्रणेता हैं वो रुडोल्फ वान इहरिंग माने जाते हैं। विधि का उद्देश्य व्यक्तिगत हितों को एक रूपता देते हुए सामाजिक हितों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। ये बात किसने कहा है? ये बात इहरिंग महोदय के द्वारा दोस्तों कही गई है। नेक्स्ट देखिए, समाज में मनुष्य की परस्पर निर्भरता को ड्यूगिट का नाम दिया है। किसने ड्यूगिट नाम दिया है? क्या दिया? इसको सामाजिक समेकता इसको नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये ड्यूगिट महोदय के द्वारा नाम दिया गया। ड्यूगिट की सामाजिक समेकता की कल्पना आधारित है कामटे के विधि दर्शन पर। मीन्स कि एक दूसरा इनका कोई टीचर रहता था, उस टीचर के ये लोग क्या रहते हैं? स्टूडेंट रहते हैं, फिर अपने टीचर के ये लोग बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर इनका भी कोई स्टूडेंट होता है, फिर अपने टीचर का बात अडॉप्ट कर लेता है। तो दोस्तों इसी पर ये आधारित है पूरा। सामाजिक समेकता का सिद्धांत आधारित है, तथ्य और अनुभव पर सामाजिक समेकता का सिद्धांत आधारित है। मानव अधिकारों को सामान्य मान्यता प्रदान करता है, सामाजिक समेकता का सिद्धांत यहाँ पे मान्यता प्रदान करता है। मनुष्य केवल एक ही अधिकार धारण करता है, वह अधिकार है अपने वास्तविक कर्तव्य का निरंतर पालन करने का। ये ड्यूगिट महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। विधि सामाजिक रीतियों का अनुसरण करता है, ये बात इहरलिच के द्वारा बताई गई है। विधि के विकास का केंद्र बिंदु विद्यमान या विधायन या न्यायालयीय निर्णय न होकर स्वयं समाज है। ये दोस्तों बात इहरलिच के द्वारा बताया गया है। इहरलिच की विचारधारा का केंद्र बिंदु जीती जागती विधि है, जीती जाती विधि के रूप में इसको जाना गया। इहरलिच की विचार पद्धति का दोष राज्य को गौण स्थान प्रदान करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रूढ़ी को विधि का स्रोत मानकर उसका एक प्रकार माना है। किसने माना है? इहरलिच ने माना है। रास्को पाउंड का विधिक दर्शन आधारित है हित पर है। ये कोई भी बात करते हैं ये हित के लिए बात करते हैं, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदे के लिए बात करते हैं। पाउंड के विधिक दर्शन को एक व्यवहारिक समन्वय पद्धति निरूपित किया गया है, एलन ने किया है। पाउंड के अनुसार विधि का प्रधान कार्य कौन सा होता है? सभ्यता को आगे विकसित करना इनका काम होता है। इहरिंग के विचारों के आधार पर विधि शास्त्र के कार्यक्रम को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया है। दोस्तों ये रास्को पाउंड ने इनके सिद्धांतों को प्रदान किया है। पाउंड ने समस्त मानव हितों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, व्यक्तिगत हित, लोकहित, सामाजिक हित में। इन्होंने पाउंड ने 3 वर्गों में जूरिस्प्रूडेंस को बांट दिया। विधि का दूसरा कार्य उन तथ्यों की खोज करना है जो सभ्यता को विकसित करते हैं। पुस्तक इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट लॉ, अमेरिकन लॉ के लेखक हैं। कौन है? तो डीन रास्को पाउंड इसके लेखक है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पुस्तक इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट लॉ के लेखक कौन है? तो डीन रास्को पाउंड ये हैं इसके लेखक हैं। अब ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में और कुछ देख लीजिए। यहाँ पे विधि शास्त्र की 2 विचारधारा है, स्कूल्स, जिसमें से एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न है। विश्लेषणात्मक विचारधारा तथा ऐतिहासिक विचारधारा की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा तथ्य की प्रकृति थी, कल्पना पर, स्पेक्युलेशन पर, मीन्स की जो कल्पना किया जाता था उसके विरोध में थी। ठीक, ऐतिहासिक विचारधारा इन विचारों से जुड़ी हुई विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान होती है। ठीक, ऐतिहासिक विचारधारा में ये बात कही गई है। दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए, विधि अंततः शांतिपूर्ण कार्यरत आंतरिक ताकतों की उपज होती है। ये ऐतिहासिक विचारधारा के द्वारा ये बात कही गई है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट देखिए, विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होता है, उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन पर समाप्त हो जाती है। यह उसकी एक विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? ऐतिहासिक विचारधारा की दोस्तों ये विशेषता है। इस प्रकार से ये देखिए, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। विधि लोक, जो विधि होता है लोक व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, लोगों उनकी शक्तियों के साथ संपन्न होती है और अंत में राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता खो देती है तो वह मर जाती है, मीन्स की समाप्त हो जाती है। ये बात ऐतिहासिक विचारधारा के द्वारा कही गई है। देखिए 2006 PCSJ के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया था।
तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम जरूर डेफिनेटली करेंगे। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा, स्कूल के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? विधिक दर्शन के फ्रेडरिक वान सेविग्नी महोदय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? ऐतिहासिक शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सेविग्नी महोदय माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा का डार्विन कहलाता है। कौन कहलाता है? जो सर हेनरी मेन जो है वो डार्विनियन के बाद के डार्विनियन डार्विन कहे जाते हैं। कौन? सर हेनरी मेन को कहा जाता है। विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को स्थापित किया गया है, सेविग्नी के द्वारा यह स्थापित किया गया। सेविग्नी का सिद्धांत रोम विधि पर आधारित है। जो सेविग्नी महोदय का सिद्धांत है वो रोम के विधि पर आधारित है। सेविग्नी ने कहा था कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की चेतना है, मीन्स की सामान्य लोक चेतना है, जन चेतना, वोल्काजिस्ट की बात कर रहा है। लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादन सेविग्नी के महोदय के द्वारा किया जाता है। ये दोस्तों अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वोल्काजिस्ट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सेविग्नी महोदय ने प्रतिपादित किया। सेविग्नी ने विधि को जीवन की सामान्य लोक चेतना वोल्काजिस्ट कहा है, इसलिए उनके विचारों को लोक चेतना थ्योरी ऑफ वोल्काजिस्ट की संज्ञा दी गई है। विधि का स्रोत कहलाता है लोक चेतना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, लोक चेतना के जनक कौन है? तो लोक चेतना के जो जनक हैं वो सेविग्नी महोदय हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सेविग्नी महोदय थे। विधि का जातिवादी सिद्धांत ऐतिहासिक शाखा से जुड़ा है, ये बात बताई जा रही है। सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित, जो सर हेनरी मेन है वो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, हेनरी मेन, सेविग्नी, पुछता, हीगल ऐतिहासिक शाखा से जुड़े हैं, जबकि अगस्ट काम्टे इहर्लिच समाजशास्त्रीय शाखा से जुड़े हैं। इस प्रकार से भी अंतर करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित है। सर हेनरी मेन द्वारा सर्वप्रथम विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया गया। विधि के तुलनात्मक अध्ययन कौन किया है? तो सर हेनरी मेन के द्वारा विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सर हेनरी मेन के अनुसार प्रगतिशील विकासशील समाज का अब तक का संचलन हैसियत परिस्थिति से संविदा की ओर गतिमान रहा है। जो परिस्थिति से संविदा की ओर की बात यहाँ पे कर रहा है, सही सुमेलित है। विधि का स्रोत लोक चेतना सेविग्नी के द्वारा दिया गया। न तो लोक और न राज्य अकेले विधि का स्रोत है, ये बात पुछता महोदय के द्वारा कही गई है। प्रगतिशील समाज हैसियत से संविदा की ओर है, ये सर हेनरी मेन के द्वारा किया गया। चौथा, राज्य के कृत्यों का अल्पीकरण का सिद्धांत ड्यूगिट महोदय के द्वारा किया गया। सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? ग्रोसियस डी जूरे बेली एक पेसिस के बारे में बता रहे हैं। जेंटिलिस नैसर्गिक विधि के बारे में बता रहे हैं। ऑस्टिन परिस्थातिक नैतिकता के बारे में बता रहे हैं। विक्टोरिया अधिरचनावादी शाखा का पूर्ववर्ती के बारे में ये बता रहे हैं। सही सुमेलित है। अब क्या सही सुमेलित है? सामाजिक समेकता ड्यूगिट महोदय बता रहे हैं। वैज्ञानिक प्रमाणवाद अगस्ट काम्टे, लोक चेतना सेविग्नी, ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्टिन महोदय के द्वारा बताया जा रहा है। विधि दर्शन में सुनिश्चित आदेश है। विधि दर्शन में जो होता है वो सुनिश्चित आदेश है। दोस्तों इस सेशन में इतना ही था जो मैं आप लोगों के लिए जूरिस्प्रूडेंस लेकर के आया था। दोस्तों अगर लगता है कि आपको इससे ज़्यादा और जानकारी चाहिए जूरिस्प्रूडेंस में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ हमें इससे ज़्यादा और चाहिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में एक और जूरिस्प्रूडेंस का इसी तरह वन लाइनर फैक्ट लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि आप इसको 2 से 3 बार देखें, जिससे कि आपका जूरिस्प्रूडेंस में कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहे। अगर वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजन असर्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ से दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए। जो मैंने बताया है आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उसी के आधार पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।